क्या गाजा के दलदल में फंस चुका है इजराइल? फिलिस्तीनी फाइटर का एक साथ 4 भीषण हमले, मरकबा टैंक को उड़ाया गया, दर्जनों सैनिकों की मौत, बौखलाया नेतन्याहू। अगली खबर में आपको बताएंगे ईरानी मिसाइलों से मार खाने के बाद नेतन्याहू की बौखलाहट। ईरान से बोले मिसाइलों की रेंज घटाओ वरना फिर हमला कर देंगे। ईरान का करारा जवाब, कौन सा नशा करते हो, बकवास बंद करो। अमेरिका पर भी हुक्म चलाने का आरोप। और साथ में आपको बताएंगे सीरिया में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प, कई लोगों की मौत। और इसी के साथ आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी बोले चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार किसने दिया। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, गाजा से एक बड़ी खबर सामने आई है। अलग अलग इलाकों में मुकाबला कर रहे फिलिस्तीनी लड़ाकों ने 4 अलग अलग जगहों पर इजरायली सेना पर जोरदार हमले किए। और शुरुआती रिपोर्ट ये थी कि इसमें कम से कम 3 सैनिक मारे गए और 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये जानकारी खुद इजरायल के मीडिया ने दी है। हालांकि कुछ मीडिया का कहना है कि इसमें और भी सैनिक मारे गए हैं। खुद एक इजरायली पत्रकार का दावा है कि इसमें 1 दर्जन सैनिक मारे गए हैं। मतलब इजरायल सच्चाई को छुपा रहा है। और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि शुरू से इजरायल अपने फौजी नुकसान पर सेंसर लगाते आए हैं। दोस्तों, ये हमले एक ही वक्त पर गाजा के खान यूनिस, जबालिया, शुजैया और तूफा इलाकों में किए गए। हमलों के बाद बौखलाया इजरायल के लड़ाकू विमानों ने शुजैया और तूफा पर जमकर बमबारी की। इजरायली रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में एक मरकबा टैंक को एंटी टैंक मिसाइल से उड़ा दिया गया, जिसमें 3 इजरायली सैनिकों की जान चली गई। इसके अलावा जबालिया में एक इंजीनियरिंग टीम पर भी हमला हुआ, जिसमें कई सैनिकों को चोटें आई। 3 की मौत और बाकी की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी तरह एक और हमले में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने एक बड़ी आईईडी यानी बम से इजरायली वाहन को उड़ा दिया, जिससे गाड़ी जलकर खाक हो गई और एक सैनिक लापता हो गया। बाद में उसकी लाश मिली। इस हमले के बाद इजरायली सेना ने हैनिबल प्रोटोकॉल लागू कर दिया। दोस्तों, ये वो विशेष सिस्टम होता है जो तब लागू किया जाता है जब सेना को लगता है कि उसका कोई सैनिक बंधक बना लिया गया हो। कुछ दिन पहले हमास की मिलिट्री विंग कस्साम ब्रिगेड ने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक इजरायली सैनिक को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में उसे मार दिया गया। यह हमला खान यूनिस के अबसान कबी इलाके में हुआ था। अब इजरायल की मीडिया खुद इस बात को मान रही है कि पिछले कुछ दिनों में इजरायली सेना को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ मीडिया हाउस ने तो अपने पाठकों से अपील की है कि सेना की ओर से जारी होने वाले रेडीमेड बयान पर आंख बंद करके यकीन ना करें, क्योंकि सच में ज़मीनी हालात इजरायली सेना के लिए बहुत ख़राब हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि अब नेतन्याहू खुलकर अमेरिका को ये बताने लगे हैं कि उसे ईरान से बातचीत में क्या कहना और क्या करना चाहिए। अरागची ने अपने एक्स अकाउंट पर नेतन्याहू के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को 480 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बनाने से रोका जाना चाहिए। अरागची ने तंज कसते हुए कहा कि नेतन्याहू ने गाजा में जीत का दावा किया था, लेकिन हकीकत में इजरायल एक सैन्य दलदल में फंस गया और नेतन्याहू पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने वार क्राइम्स यानी युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। साथ ही 2 लाख नए लड़ाके हमास से जुड़ गए। यानी दोस्तों, यहाँ पर शायद उन्होंने गलती से 2 लाख लिख दिया, क्योंकि 20,000 लड़ाके ज्वाइन होने की खबर है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू का यह सपना था कि वो हमारे 40 साल के शांतिपूर्ण परमाणु प्रोग्राम को मिटा देगा, लेकिन हकीकत यह है कि जिन वैज्ञानिकों को उसके एजेंटों ने शहीद किया, उन हर एक ने 100 से ज़्यादा काबिल शागिर्द तैयार किए हैं और अब वही उसे बताएंगे कि असली ताकत क्या होती है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू हर मोर्चे पर बुरी तरह फेल हुए हैं, फिर भी अहंकार नहीं छोड़ रहे। ईरान के खिलाफ अपने तमाम युद्ध लक्ष्य हासिल करने में बुरी तरह नाकाम होने के बाद और हमारे ताकतवर मिसाइलों से जब उसके सीक्रेट ठिकाने तबाह हुए, जिनकी खबरें अब भी वो सेंसर कर रहा है, तो अब वो खुलकर अमेरिका को बताने लगा है कि उसे ईरान से बातचीत में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। अपनी पोस्ट के आखिरी हिस्से में अरागची ने तंज करते हुए लिखा, एक वार क्रिमिनल यानी युद्ध अपराधी जो इंटरनेशनल कोर्ट के वांटेड है, उससे हम क्या उम्मीद रखें।
असली सवाल तो यह है कि नेतन्याहू आखिर पी क्या रहे हैं, यानी कौन सा नशा कर रहा है, और अगर कुछ नहीं पी रहा तो फिर मोसाद के पास व्हाइट हाउस की कौन सी कमजोर नस है जो उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। बता दें कि नेतन्याहू ने हाल ही में फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर ईरान 3 शर्तें मान ले, नंबर 1 यूरेनियम का एनरिचमेंट यानी जिससे परमाणु हथियार बनते हैं उन्हें बनाना छोड़ दे, नंबर 2 आतंकवाद का समर्थन बंद करे, यानी इनके जो प्रॉक्सी संगठन है उन्हें सपोर्ट करना बंद कर दे, नंबर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाना बंद कर दे, तो उस पर कोई नया हमला नहीं होगा। और ईरान इन सभी को खारिज कर चुका है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सीरिया के दक्षिणी इलाके में सुन्नी बेदुइन आदिवासी लड़ाकों और ड्रूज मिलिशिया के बीच भारी झड़प में कम से कम 30 लोगों की जान चली गई। ये जानकारी खुद सीरिया के गृह मंत्रालय ने दी। मंत्रालय के मुताबिक ये झड़प रविवार को सुबेदा प्रांत में हुई, जो ड्रूज समुदाय का इलाका माना जाता है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले एक ड्रूज व्यापारी को उस वक्त अगवा कर लिया गया था जब वो दमिश्क जाने वाले हाईवे से जा रहा था। गृह मंत्रालय ने हालात को बहुत खतरनाक बताया है और कहा है कि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को भेजा जा रहा है। मंत्रालय का कहना है कि ये गंभीर हालात सरकारी संस्थाओं के मौजूद न होने की वजह से बने हैं। अराजकता बढ़ती जा रही है और इलाके की सुरक्षा व्यवस्था टूटती नजर आ रही थी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि बार बार शांति की अपील करने के बावजूद स्थानीय लोग अब इस संकट को संभाल नहीं पा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि वो लगातार रक्षा मंत्रालय से संपर्क में है और ज़रूरत पड़ने पर दक्षिणी इलाकों में सीधे दखल दिया जा सकता है ताकि झगड़े को ख़त्म किया जा सके और शांति दोबारा लौटाई जा सके। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो ड्रूज समुदाय है ये इस्राएल के पिट्ठू है। मतलब सीरिया में अशांति फैलाने का काम ये लोग जो कर रहा है ये बाहरी कनेक्शन होता है और इस्राएल इससे भरपूर सपोर्ट भी करता है। और इसी बीच इस्राएल ने सीरियाई टैंकों पर बमबारी की है। हालांकि बाद में खबर ये भी आई कि सीरियाई सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है और ये जो सुरक्षा बल वहां पहुंचे हैं भारी हथियारों से लैस है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बिहार में वोटर लिस्ट में संशोधन के मामले पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, संवैधानिक संस्था खुद कोई बात नहीं कर रही है। जो जानकारी सामने आ रही है सोर्सेज के हवाले से आ रही है। ये सोर्सेज कौन है? उन्होंने पूछा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये अधिकार किसने दिया कि वो तय करे कि कोई भारतीय नागरिक है या नहीं। उन्होंने कहा, बिहार में जो SIR हो रहा है उस पर हमारी पार्टी ने सबसे पहले सवाल उठाए थे। हमने कहा था कि ये बैकडोर से NRC हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई नागरिक है या नहीं ये तय करने की पावर नहीं है। सोर्स जो है वो नेपाल के साथ भारत के संबंध खराब कर रहे हैं। पहले ही नेपाल के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इस तरह की बातें करके रिश्तों को और ख़राब किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा, हम पूछना चाहते हैं चुनाव आयोग से कि जब 2003 में SIR हुआ था तो कितने विदेशी नागरिक निकले थे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।